जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्राज क्लासेस पर। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। और जैसे कि बच्चे, जब हम व्यंजन पढ़ रहे थे तो हमने व्यंजन के प्रकार पढ़े थे। और व्यंजन के पढ़ने के प्रकार के क्रम में हमने पढ़ा था पहला कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के प्रकार। पहला प्रकार क्या पढ़ा था हमने? उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के प्रकार। और उसी में हमने कौन कौन से पढ़े थे बच्चे? स्पर्श व्यंजन पढ़े थे, 25 होते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे हमने, 4 होते हैं। फिर ऊष्म व्यंजन पढ़े थे हमने, 4 होते हैं। और उसके बाद जो है संयुक्त व्यंजन पढ़े थे, 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन के बाद हमने देखा संयुक्त व्यंजन कैसे बनाते हैं, संयुक्त ध्वनियां कौन सी होती हैं। अब जो व्यंजन का दूसरा भेद आता है, दूसरा प्रकार आता है बच्चे, वो कौन सा होता है? प्राण या वायु के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो आओ बच्चों समझते हैं इन्हें। तो दूसरा प्रकार आप कहिए कि श्वास, श्वास या प्राण, या प्राण को हम बोलते हैं वायु। वायु के आधार पर, के आधार पर व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद या प्रकार। अब इसमें हम बात करते हैं बच्चे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बच्चे कहते हैं कि पहले होते हैं अल्प प्राण। कौन से होते हैं? अल्प प्राण। दूसरे होते हैं महाप्राण ध्वनियां, इन्हीं को बोलते हैं हम महाप्राण ध्वनियां लिखी हो या महाप्राण जो है व्यंजन लिखे हो। ठीक है बच्चे, तो अल्प प्राण और महाप्राण। अब अगर मैं बच्चे बात करूं, मैंने एघोष और सघोष अभी पढ़ाए नहीं है, अल्प प्राण महाप्राण नहीं पढ़ाए हैं। अगर मैं बात करूं जितने के जितने सारे के सारे स्वर थे, यानी कि हिंदी वर्णमाला के 11 के 11 स्वर कहाँ आते हैं बच्चे? तो वे सारी अल्प प्राण ध्वनियां होती हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सारे स्वर यानी कि हिंदी वर्णमाला के 11 स्वर जो है अल्प प्राण होते हैं। और घोष और सघोष की मैं बात करूं तो सारे जो है स्वर जो है 11 के 11 घोष या सघोष ध्वनियां होती हैं। क्लियर है बच्चे? अब समझते हैं इसमें मतलब क्या होता है। देखो बच्चे, प्राण का मतलब होता है वायु। क्या मतलब होता है प्राण का? मतलब वायु। और अल्प का मतलब होता है कम। इसका मतलब यह हुआ कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों या व्यंजन के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम ऊर्जा, कम ऊर्जा या कम वायु खर्च होती है, कम वायु खर्च होती है, कम वायु या कम ऊर्जा खर्च होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे? अल्प प्राण ध्वनियां बोलते हैं। अल्प प्राण का मतलब जिनमें हमें कम जान लगानी पड़ती है, कम वायु हमारी खर्च होती है, उन्हें हम बोलते हैं अल्प प्राण ध्वनियां। महाप्राण ध्वनियां कौन सी होगी बच्चे? तो जिन ध्वनियों में, जिन ध्वनियों में ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा ऊर्जा या ज्यादा वायु की आवश्यकता होती है, ज्यादा वायु खर्च होती है, खर्च होती है। खर्च होती है का मतलब समझ गए? यानी कि जिस ध्वनि का उच्चारण करने में हमें कम वायु चाहिए, कम एनर्जी चाहिए, वो अल्प प्राण होती हैं। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में ज्यादा ऊष्मा या ज्यादा एनर्जी या ज्यादा वायु खर्च होती है, वो महाप्राण ध्वनियां होती हैं। अब सवाल है कि अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियां कौन सी होती हैं? तो बच्चे हमने ये पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन। क्या पढ़ा था? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन बच्चे हमने पढ़ा था। स्पर्श व्यंजन हमने कितने पढ़े थे बच्चे? तो आपने कहा 25 पढ़े थे। 25 के कितने वर्ग पढ़े थे आपने? एक पढ़ा था कै वर्ग, दूसरा पढ़ा था खे वर्ग, तीसरा सॉरी खे वर्ग नहीं चे वर्ग, और तीसरा पढ़ा था टे वर्ग। इसके बाद आप देखेंगे टे वर्ग, ये टे है, टे वर्ग। और इसके बाद लास्ट आपने पढ़ा था पे वर्ग। और हर वर्ग में कितने थे बच्चे? 5-5 थे, 5-5 थे, 5-5। तो आपने देखा बच्चे कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कैसे लेकर मैं तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं। तो सवाल उठता है कि इनमें अल्प प्राण ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं बच्चे? तो अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी होती हैं बच्चे? तो प्रत्येक वर्ग की अगर मैं बात करूं, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, अगर मैं कै की बात करूं, मान लो कै वर्ग में पूरा लिख लिया,
तो आप कैसे लिखोगे इसे? कै, खे, गे, घे और अंग। यही पढ़ते हो बच्चे। कोई सा भी आप च पढ़ते हो तो च, छ, जय, झ और अण। तो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा लेटर होता है, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा लेटर होता है बच्चे हर वर्ग का, वो सारे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? अल्प प्राण होते हैं। क्लियर है बच्चे? तो स्पर्श व्यंजन हुए 25। 25 के 5 वर्ग, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा लेटर अल्प प्राण होते हैं। और अगर मैं बात करूं बच्चे, इसके अलावा अगर मैं अंतस्थ व्यंजन की बात करूं, किसकी बात? अंतस्थ व्यंजन की। कौन से होते हैं बच्चे अंतस्थ व्यंजन? तो अंतस्थ व्यंजन आप बच्चे कहोगे कि यह, दूसरा कौन सा होता है बच्चे? वह, तीसरा कौन सा होता है? रे, और चौथा कौन सा होता है बच्चे? ल। अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये, रे, वे, ल। कौन से होते हैं? ये, रे, वे, ल। सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं बच्चे? सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं अल्प प्राण। तो अगर मैं इस आधार पे जाऊं कि अल्प प्राण कितने हुए बच्चे, तो आपने कहा कि 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग में हर वर्ग में 30 है, 1, 2 और 3। इसका मतलब 15 तो यहां से हो गए और 4 यहां से हो गए बच्चे, 19। यानी कि 19 व्यंजन अगर मैं बात करूं तो कैसे है बच्चे? अल्प प्राण है। क्लियर है बात कि अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी हुई? तो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा लेटर प्लस चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन जो है अल्प प्राण ध्वनियां होती हैं। अब समझते हैं महाप्राण ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं बच्चे। महाप्राण ध्वनियां देखो बच्चों, मैंने कहा कि जिन ध्वनियों में ज्यादा ऊर्जा या ज्यादा वायु खर्च होती है वो महाप्राण ध्वनियां कहलाती हैं। अब हमने कहा अल्प प्राण क्या थी? तो प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी और पांचवी जो वर्ण था वो अल्प प्राण था। इसका मतलब जो बच गया वो महाप्राण है। तो आप कहोगे कि स्पर्श व्यंजन की अगर मैं बात करूं, स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन में मैं बात करता हूं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है या वर्ण होता है वो कैसा होता है बच्चे? महाप्राण होता है। कैसा होता है? महाप्राण होता है। तो बात करें कि समझाना जरा एक बार, तो मान लो मैंने लिखा बच्चे कै वर्ग, तो कै वर्ग में कौन सा हो गया? कै, खे, गे, घे और अंग। बच्चे ये वाला पहला, तीसरा और पांचवा, यहाँ अच्छा पांचवा गलत हो गया, फोर्थ, चौथा है, ठीक है, चौथा, सेकंड और फोर्थ। तो आपने कहा ये कौन से हैं? तो आपने कहा बच्चे ये अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। अगर हम बात करें दूसरा और चौथा, कौन सा? दूसरा और चौथा ये कौन सी है? तो आपने कहा ये महाप्राण ध्वनियां हैं। महाप्राण ध्वनियां या महाप्राण व्यंजन है। इसका मतलब हुआ बच्चे कि प्रत्येक वर्ग का जो है दूसरा और चौथा लेटर, यानी कि 5 वर्ग में कितने हो गए बच्चे? 10 हो गए। कितने हो गए बच्चे? 10 हो गए। अब बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा एक ऊष्म व्यंजन, पढ़ा था ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में बच्चे कौन कौन सा पढ़ा था? तो आपने पढ़ा था श सलजम वाला, स षटकोण वाला, स सतीश वाला और है हल पढ़ा था। ये चारों के चारों बच्चे क्या होते हैं? ये चारों के चारों बच्चे क्या होते हैं? ये होते हैं महाप्राण ध्वनियां। क्या होते हैं? महाप्राण ध्वनियां। क्या होते हैं बच्चे? महाप्राण ध्वनियां होती हैं। क्लियर है बच्चे? तो महाप्राण में कौन से हो गए? स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण ध्वनियां होती हैं, और चारों के चारों उस व्यंजन भी महाप्राण ध्वनियां होती हैं। क्लियर है बच्चे? अल्प प्राण और महाप्राण में एक चीज और समझ लिए बच्चे, अगर मैं किसी अल्प प्राण ध्वनि लूं, मैं कोई अल्प प्राण ध्वनि लूं बच्चे, और अगर मैं उसमें है जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं बच्चे? है, तो बच्चे वो महाप्राण ध्वनि बन जाती है। क्या बन जाती है? महाप्राण ध्वनि बन जाती है। अगर किसी अल्प प्राण ध्वनि में है लेने पर, जोड़ने पर वो महाप्राण ध्वनि बन जाती है। जैसे समझते हैं, अगर बच्चे आपने कै में है जोड़ दिया तो बन जाएगी बच्चे खे। क्लियर है? खे बन जाएगा। आपने मान लो अगर गे में जो है जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा बच्चे? घे बन जाएगा। समझ गए कि अल्प प्राण ध्वनि में है जोड़ने पर वो महाप्राण ध्वनि बन जाती है। तो चलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनि का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अब हम चलते हैं घोष और सघोष की ओर।
तो व्यंजन के हम तीसरे भेद पर चलते हैं बच्चे, और तीसरा भेद क्या है तो हम देखते हैं स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन के आधार पर, होने वाले कंपन के आधार पर, होने वाले कंपन के आधार पर। इसका मतलब ये होता है बच्चे, ये जो होती है ना हमारी, ये स्वर तंत्रियां होती हैं, यानी कि हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो किसमें जो है ज्यादा कंपन होता है, किसमें कम कंपन होता है, उसी को बोलते हैं हम स्वर तंत्रियों के आधार पर होने वाले कंपन के आधार पर। तो कितने प्रकार के होते हैं बच्चे ये? तो ये ध्वनियां होती है बच्चे, एक होती है एघोष। क्या होती है? एघोष। दूसरी होती है बच्चे सघोष। जो सघोष होती है उसी को हम बच्चे खाली घोष भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? घोष भी मिलते हैं। यानी कि स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन के आधार पर ध्वनियों को दो आधार में बांटा गया है, दो प्रकारों में बांटा गया है, घोष ध्वनियां और सघोष ध्वनियां। बच्चे अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो आप कै का उच्चारण करो तो कै में आवाज भारी होती है, या आप देखो ग या घ में आवाज भारी होती है। तो बच्चे मैं कह रहा हूं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में आवाज अधिक भारी नहीं होती है, आवाज अधिक भारी नहीं होती है, यानी कि इनमें घोष नहीं होता, ज्यादा कंपन नहीं होता, आवाज अधिक भारी नहीं होती है। तो सवाल उठता है कौन से होते हैं बच्चे ये अधिक भारी नहीं होती है? उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एघोष ध्वनियां कहते हैं। जैसे बच्चे, जैसे आप देखो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ना, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? कैसे लेकर मैं तक, जो 5 वर्ग में बटे होते हैं 25। अगर मैं कहूं कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो बच्चे क्या होता है? एघोष होता है। स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो एघोष ध्वनियां होती हैं, यानी कि उनके उच्चारण में कंपन कम होता है, आवाज कम भारी होती है। प्लस कौन से होते हैं बच्चे? प्लस ऊष्म व्यंजन। लेकिन बच्चे सारे ऊष्म व्यंजन नहीं होते, सारे ऊष्म व्यंजन नहीं होते। आप देखोगे है, इसमें तो बहुत ज्यादा कंपन होता है, आवाज भी बहुत ज्यादा भारी होती है। तो है को हटा दो, बाकी तीनों जो स होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चे? वो होते हैं एघोष ध्वनियां। तो एघोष ध्वनियां क्लियर है, जिनमें हमारी आवाज ज्यादा भारी नहीं होते। कौन होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, और उस व्यंजन में तीनों से। क्लियर? चलो अब चलते हैं सघोष। तो सघोष में क्या होगा बच्चे? इनमें आवाज अधिक भारी होगी, आवाज अधिक भारी होती है, अधिक भारी होती है। घोष का मतलब ज्यादा घोष होगा, ज्यादा कंपन होगा, आवाज अधिक भारी होती है। तो सवाल उठता है बच्चे कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे स्पर्श व्यंजन में कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से हैं? तो बच्चे एक बात याद रखना, जब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा लेटर जो है यहां माना जाता है तो इसका मतलब तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो लेटर होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या होता है बच्चे? घोष या सघोष होता है। फिर हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ की मैं बात करूं बच्चे, य, रे, वे और ल, ये क्या होते हैं बच्चे? ये सारे के सारे जो है घोष या सघोष ध्वनियां होती हैं। और बच्चे इसमें एक और शामिल हो जाता है अगर मैं है की बात करूं, जो यहां शामिल नहीं हुआ, उस व्यंजन में से है भी हटकर कहां पहुंच जाता है बच्चे? यहां पहुंच जाता है। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई कितने व्यंजन ऐसे हैं जो सघोष हैं, तो आपने देखा प्रत्येक वर्ग का जो है तीसरा, चौथा और पांचवा लेटर प्लस चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन ये, रे, वे, ल। और आप देखे उस व्यंजन का जो है था वो भी क्या था? घोष या सघोष ध्वनियां थी। अब बात चलते हैं बच्चे, हम स्वर का भी यहीं पढ़ लेते हैं। स्वर में हमने वहां डिस्कस नहीं की थी कि कौन सी अल्प प्राण है, कौन सी महाप्राण है, कौन सी घोष है, कौन सी अघोष है। तो स्वर के बारे में भी हम यहीं जान लेते हैं बच्चे। तो बच्चों हिंदी स्वर कितने होते हैं? अगर मैं बात करूं कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, हिंदी में
स्वर। तो आपने कहा ए, आ, ई, आई, री, ऊ, औ, ए, आई, ओ और औ। ये 11 के 11 स्वर होते हैं, यानी कि इनकी संख्या होती है 11। 11 के 11 बच्चे कैसे हैं? तो आप कहोगे ये अल्प प्राण ध्वनियां हैं। कैसी ध्वनियां हैं बच्चों? अल्प प्राण ध्वनियां हैं। सारे के सारे अगर मैं बात करूं स्वरों की, तो सारी की सारी जो है अल्प प्राण ध्वनियां हैं बच्चे। अब बात उठती है बच्चे, ये सारे जो है घोष हैं या अघोष हैं? तो सारे के सारे जो होते हैं बच्चे, ये घोष, ये सघोष ध्वनियां होती हैं। सघोष ध्वनियां होती हैं। वैसे स्वर में जो है घोष या घोष का जो है क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन पूछ लें कि सारे स्वर जो है घोष ध्वनियां हैं या अघोष ध्वनियां हैं, तो बच्चों क्या आएगा? घोष या सघोष एक ही शब्द होता है। तो स्वरों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं बच्चे स्वरों में। हमने ये पढ़ा था कि ए का उच्चारण कहाँ से होता है, ऋषि का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धन्य से होता है। औ का उच्चारण कहाँ से होता है, ये हमने पढ़ा था, कंठोष्ठ से होता है। तो अब इसी तरह से हम व्यंजन का उच्चारण पढ़ेंगे कि सारे व्यंजनों का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है बच्चे। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं हम किस व्यंजन का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। पहले तो हम स्पर्श व्यंजन समझते हैं। चारों के चार, पांचों के स्पर्श व्यंजन पढ़ते हैं हम, 5 वर्ग हैं। तो आपको पता है मैंने जो अगला बांटा है कि व्यंजनों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान, यानी कि उनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से करते हैं। अब देखना बच्चे, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो क वर्ग है वो कहाँ से बोला जाता है। तो आपने कहा कंठे से बोला जाता है, यानी कि गले से उनका उच्चारण होता है। जो च वर्ग होता है वो कहाँ से बोला जाता है बच्चे? तालव्य से बोला जाता है, जो हमारी जीभ के ऊपर वाला छत वाला हिस्सा होता है, जो उसका पीछे वाला हिस्सा होता है। ट वर्ग की अगर मैं बात करूं तो ये मूर्धन्य ध्वनि है बच्चों। हमारी जीभ का जो छत वाला ऊपर आगे वाला हिस्सा है दांतों के पास वाला, उसे हम मूर्धन्य बोलते हैं। अगर मैं त वर्ग की बात करूं बच्चे, तो इनमें दांतों की जरूरत पड़ती है, त, थ, द, ध, न सारे। और प वर्ग की बात करूं तो ओष्ठे की जरूरत पड़ती है, प वर्ग, फ, ब, भ। अब समझते हैं बच्चों, देखो आपने क्या कहा, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा लेटर अल्प प्राण होता है। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा लेटर अल्प प्राण होता है, यही पढ़ा आपने। फिर आपने पढ़ा किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो है अघोष होता है, पहला और दूसरा अघोष होता है, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा जो है सघोष ध्वनियां होती हैं। क्लियर है? आपसे कोई सा भी उठाकर पूछ लेगा कि बताओ जय जड़ कौन सा अघोष है, अल्प प्राण है, महाप्राण है। तो अब हम बात करते हैं क वर्ग में कौन सा आएगा बच्चों? पहला क, फिर क्या आएगा? ख, फिर आएगा ग, फिर आएगा घ, और फिर आएगा बच्चे अंग। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है ज्ञा क्या है, तो आप कहोगे अल्प प्राण है। कैसा है? घोष, सघोष, तो आप कहोगे सघोष है। फिर यहां चलते हैं, चे, छ, जय, झ, और बच्चे ये क्या हो जाएगा? अड़े हो जाएगा। ठीक है? फिर हम चलते हैं टे, उसके बाद आप क्या कहोगे? डे, और फिर ढे, टे, और एक रह गया टे, ठे, डे, ढे, और ये अण। अब बच्चे एक बात याद करो, मैंने आपको उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विस्पृष्ट व्यंजन, या आपको क्या पढ़ाए थे मैंने? ताड़न जात व्यंजन बताए थे। वो क्या बताए थे? अगर डे के नीचे कभी भी जो है नुक्ता लग जाए तो वो क्या होता है बच्चे? अड़े होता है। तो जहां से अड़े बोला जाता है वहीं से बोला जाता है, जहां से डे वहीं से अड़े। तो डे कौन सा है? तो आपने कहा मूर्धन्य, तो अड़े भी कहां से बोला जाएगा? मूर्धन्य। डे कैसी ध्वनि है? अल्प प्राण, तो अड़े भी कैसी है? अल्प प्राण। डे कैसा है? सघोष, तो अड़े भी कैसा है? सघोष। तो इसका मतलब अड़े भी कहां जाएगा बच्चे? यहां आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो अड़े भी क्या है? महाप्राण ध्वनियां है, और सघोष ध्वनियां। क्लियर? उत्क्षिप्त व्यंजन आपने पूछ लिए कि उत्क्षिप्त व्यंजन यानी कि अड़े का उच्चारण कहां से होता है, तो आप क्या कहोगे? मूर्धन्य से होता है, मूर्धन्य से। आपसे अड़े का पूछ लिया, मूर्धन्य से होता है। अड़े कैसी ध्वनि है? अल्प प्राण सघोष ध्वनि है। अड़े कैसी है? महाप्राण सघोष ध्वनि है। क्लियर है बच्चे? आगे चलते हैं। ते, थे, दे, धे, न। ठीक है? पे, फे, बे, भे और मैं बच्चे।
ये देखिए बच्चे इस वर्गीकरण को, क्लियर, सारी चीजें आपसे समझ में आ जाएंगी। वो कोई से भी उठा के पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा बै कहाँ से उच्चारण होता है, सो घोष है, सघोष है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, सारे के सारे क्लियर है बच्चों। एक बार देख लो ध्यान से, सारा का सारा वर्गीकरण मैंने बना दिया है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब अंतस्थ व्यंजन देखते हैं कहाँ कहाँ से उनका उच्चारण होता है, सारे के सारे अंतस्थ व्यंजनों का। आ जाओ बच्चों, अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से थे। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आपने बच्चे बताए थे कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं चार। कौन कौन से होते हैं? य, रे, ले और वे, यही होते हैं बच्चे। अगर मैं बात करूं बच्चे तो इनमें अर्ध स्वर कौन से होते हैं, तो आपने कहा था ये और वे जो है अर्ध स्वर होते हैं। ये आप चीजें पढ़ चुके हो, अर्ध स्वर होते हैं। रे कौन सा होता है बच्चे, तो आपने कहा था लुंठित, लुंठित, या इसी को हमने और क्या नाम दिया था, प्रकंपित, प्रकंपित। और बच्चे ले को आपने क्या कहा था, पार्श्विक कहा था, कि जब हम ले का उच्चारण करते हैं तो जीभ के किनारों से जो है मुड़ जाती है। और इसे लुंठित क्यों बोलते हैं, क्योंकि जीभ जब हम बोलते हैं रे तो ऐसा लगता है जैसे आगे से मुड़ गई है। फिर आपने कहा इसे प्रकंपित क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण करने में जो है जीभ लड़खड़ाती है, प्रकंपित होती है। तो अब बच्चों चलते हैं, देखो ध्यान से। अगर यह की मैं बात करूं कि यह का उच्चारण कहां से होता है बच्चों, तो याद रखना यह का उच्चारण होता है तालव्य से। कहां से होता है, तालव्य से बच्चे। जब यह का उच्चारण करते हो तो हमारी जीभ जो है तालव्य को टच करती है। बात है रे और ले, तो बच्चों एक शब्द आता है जिसे हम बोलते हैं वर्ष। क्या आता है, वर्ष। ये भी आता है वर्ष, लेकिन कई बार ये ऑप्शन में ही नहीं मिलता। क्या होता है, तो आप कहोगे दंतमूल, दंतमूल, दोनों ही। फिर ये भी ऑप्शन में नहीं मिलता कई बार, तो हमारा ये आ जाता है दंतमूल मसूड़ा, दंतमूल मसूड़ा। और ये भी ऑप्शन में नहीं आता, बड़ा आसान ऑप्शन बनाता है, तो बच्चे फिर होता है दोनों का दंत, यानी कि जो ये ध्वनि होती है ये दंत ध्वनि होती है। लेकिन अगर बच्चे दंत और वर्ष से में दोनों दे दिए तो हमारा होगा वर्ष से आंसर होगा, क्लियर है। तो वर्ष का मतलब बच्चे दंत ही होता है। अब बात करते हैं वे, तो वे में आपको जरूर पढ़ रही होगी वे, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि दांत और ओष्ठ दोनों को छू रहा है, तो इनका उच्चारण होता है दंतोष्ठ। कहां से होता है, दंतोष्ठ से। तो चारों के चारों समझ में आए। अब सवाल उठता है, आपने पढ़ लिए कि चारों के चारों जो है ये अल्प प्राण ध्वनि थी या महाप्राण ध्वनि थी। तो आपने पढ़ी थी बच्चे, कौन सी ध्वनि थी ये, तो आपने कहा था ये तो अल्प प्राण ध्वनियां थी, सारी की सारी अल्प प्राण। फिर सवाल ये है घोष है या घोष है, तो आपने कहा था सारी जो है सघोष ध्वनियां हैं, है या नहीं, सारी की सारी सघोष होती हैं, क्लियर है। तो सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण थे और सघोष ध्वनियां थे, क्लियर। कहां कहां से उनका उच्चारण होता है हमने देख लिया। जो भी ऑप्शन में मिले आपको, वर्ष मिले, दंतमूल मिले, मसूड़ा मिले, दंत, ज्यादा ऑप्शन में ये मिलता है आपको, दंत ऑप्शन में मिलता है। दंत ऑप्शन में नहीं मिलता तो फिर दूसरे नंबर पे जो है वर्ष से होता है। वर्ष को हम बोलते हैं दांतों के निचले हिस्से को जब टच करती है जीभ तो उसे वर्ष से बोलते हैं, ठीक। अब ऊष्म व्यंजन और देख लेते हैं हम कि उनका उच्चारण कहां कहां से होता है, ठीक है। आइए उस, चलो बच्चों ऊष्म व्यंजन देखते हैं फाइनली। ऊष्म व्यंजन, अब ऊष्म व्यंजन कौन होते हैं बच्चे, इन्हें आपको पता है, इन्हीं को संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन इन्हीं को बोलते हैं, ये आपने चीजें पढ़ी हैं तो समझते हैं कौन कौन से होते हैं। तो आपने कहा ये होता है जी सलजम वाला शय, और एक ये षटकोण वाला शय होता है, और एक होता है सतीश वाला शय, और एक होता है, क्लियर है। तो बच्चे ये कहां से बोला जाता है, तो ये बोला जाता है बच्चे जब हमारी जीभ जो है तालव्य को टच करती है। ये कहां से बोला जाता है, जब हमारी जीभ जो है मूर्धन्य को टच करती है, मूर्धन्य को टच करती है। और ये कहां से बोला जाता है, जब हमारी जीभ जो है दंते को टच करती है। कहां से टच करती है, दंते को। कई बार दंते ऑप्शन में नहीं होता तो फिर क्या मिल जाएगा बच्चे, तो आप कहोगे वर्ष मिल जाएगा, ठीक है। वही वाली बात हो जाएगी, दंत मिल जाएगा, वर्ष मिल जाएगा, दंतमूल मसूड़ा मिल जाएगा, कुछ भी। और ये क्या बोला जाता है बच्चे, तो कई बार अगर मैं कहूं तो ये कंठे ध्वनि होती है। क्या होती है, कंठ है। लेकिन कई बार कंठे न देके उसे काकल्य कह देता है, काकल्य। जो हमारे गले के आप देखते हो ना, मुंह के अंदर एक छोटी सी जीभ लटकी होती है ऊपर, जिसे काग बोलते हैं। इसका उच्चारण वहां से होता है, छोटी जीभ के बिल्कुल जहां से जड़ से निकल रही, तो इसे काकल्य ध्वनि भी बोलते हैं, ठीक है। या अगर नॉर्मल देगा तो नॉर्मल ही देता है। कहां से बोला जाता है, कंठे से।
अब हम बात करते हैं बच्चे कि ये कैसी ध्वनियां हैं। तो आपने कहा ये और ये कैसी ध्वनियां हैं। तो बच्चे अगर मैं इनका ग्रुप बनाना चाहूं तो आपने देखा होगा है तो ये सारी की सारी महाप्राण ध्वनियां, ठीक है, लेकिन ये अलग हो जाती है जब घोष से घोष में हम जाते हैं। तो मैं कहूंगा ये तीनों की तीनों जो ध्वनियां हैं वो महाप्राण ध्वनियां हैं। कैसी ध्वनियां हैं? महाप्राण ध्वनियां हैं। लेकिन इसके साथ साथ घोष है या सघोष है? तो आपने कहा था कि ये तो अघोष ध्वनियां थी। कैसी ध्वनियां थी? अघोष ध्वनियां। अघोष ध्वनियां हमने कौन सी पढ़ी थी? स्पर्श व्यंजन की पहली और दूसरी और प्लस उस व्यंजन तीनों। अब हम है की बात करते हैं। तो है देखो आपने पढ़ा था महाप्राण ध्वनियों में। किसमें पढ़ा था? महाप्राण ध्वनियों में। लेकिन आपने इसे किसके अंदर शामिल किया था? आपने किया था इसे सघोष ध्वनि। क्या किया था? सघोष ध्वनि। तो ये सघोष ध्वनि है बच्चे। क्लियर है? उस व्यंजन तो श का तालव्य से, षटकोण का मूर्धव्य से, स सतीश वाला दंत या वर्त से, है से कंठ या काकल्य से। कैसी ध्वनियां हैं? तीनों से महाप्राण ध्वनियां हैं और अघोष ध्वनियां हैं। और है कैसी है? महाप्राण ध्वनियां हैं लेकिन सघोष ध्वनियां हैं। क्लियर है? ये व्यंजन आपके क्लियर हुए। अब हम बात करते हैं कि व्यंजन टोटल कितने थे। एक मैं फाइनली डायग्राम बनाता हूं, उससे आप समझते हैं। चलो बच्चों अब व्यंजन देखते हैं। हमने व्यंजन पढ़े। मान लो हमने ये हिंदी वर्णमाला तोड़ी। ये थी हमारी हिंदी वर्णमाला। क्या थी ये? हिंदी वर्णमाला। अब हिंदी वर्णमाला में बच्चे कितने वर्ण थे? तो आपने कहा 52 वर्ण थे। कितने वर्ण थे बच्चे? 52 वर्ण थे। 52 वर्ण में जब आपने कहा कि स्वर कितने हैं, क्योंकि हिंदी वर्णमाला को आपने 2 हिस्सों में तोड़ दिया था, तो आपने कहा था 11 हैं। फिर सवाल ये उठा था कि बच्चे व्यंजन कितने हैं। तो आपको बताया मैंने कि व्यंजन जो है 41 है। इन 41 को ही समझते हैं हम कौन कौन से हैं बच्चे। ठीक है, तो आप यहां देखो। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन। क्या पढ़ा था? स्पर्श व्यंजन। कितने पढ़े थे बच्चे स्पर्श व्यंजन? तो आपने कहा था जी 25 पढ़े थे। कैसे लेकर मैं तक, ये कैसे लेकर मैं तक आपने जो है 25 पढ़े थे। चलो फिर आपने क्या पढ़ा था? तो आपने कहा कि अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे जी। कौन से पढ़े थे? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन आपने कितने पढ़े थे बच्चे? तो अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे जी हमने 4। कौन से पढ़े थे? ये, वे, रे, ल। उसके बाद आपने क्या पढ़ा कि इसके बाद हमने पढ़े थे जी ऊष्म व्यंजन। क्या पढ़े थे? ऊष्म व्यंजन। कितने पढ़े थे? तो आपने कहा जी 4 पढ़े थे। तो अगर मैं इनकी संख्या देखूं 25 और 4 29 और 4 33, यही होते हैं बच्चे जो 33 होते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं मूल व्यंजन। क्या बोलते हैं? मूल व्यंजन। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है बच्चे? मूल व्यंजनों की संख्या है 33। मूल व्यंजनों के अंतर्गत कौन कौन से शामिल किए जाते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। क्लियर है बच्चे? अब चलते हैं। इसके अलावा हमने और कौन से पढ़े थे? तो हमने पढ़े थे 2 पढ़े थे उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या पढ़े थे? उत्क्षिप्त व्यंजन। कितने पढ़े थे बच्चे? उत्क्षिप्त व्यंजन। तो आपने कहा 2 पढ़े थे। 2 कौन से पढ़े थे? अढ़े पढ़ा था और अढ़े पढ़ा था। यही पढ़ा था। इसके बाद आप देखें बच्चे आपने पढ़े थे संयुक्त व्यंजन। क्या पढ़े थे? संयुक्त व्यंजन। कितने पढ़े थे बच्चे संयुक्त व्यंजन? तो आपने पढ़े थे बच्चे संयुक्त व्यंजन 4। कौन कौन से पढ़े थे बच्चे? क्षत्रिय पढ़ा था, त्रय पढ़ा था, ज्ञानी पढ़ा था और ये श्रेय पढ़ा था। यही पढ़े थे। तो अब देखिए कितने हो गए? 25 और 4 29 और 4 33, 33 और 2 35, 35 और 4 39। 39 तो हमने पढ़ लिए। 2 कहाँ है बच्चे? तो 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 को जो हम बोलते हैं ना बच्चे, वो बोलते हैं अयोगवाह ध्वनियां। क्या बोलते हैं? अयोगवाह ध्वनियां, जो हमें अभी पढ़नी है, रह रही है हमारी। कौन कौन से बच्चे? 2 अयोगवाह ध्वनि होती है। एक होती है जिसे हम बोलते हैं अनुस्वार, ये जो अंकी बिंदी लगती है, और एक को हम बच्चे पढ़ते हैं विसर्ग। तो अयोगवाह ध्वनि कौन सी है? इसे बोलते हैं अनुस्वार और इसे बोलते हैं अयोगवाह। यही अयोगवाह ध्वनि हमारी रह गई। लास्ट की क्लास हमारी अयोगवाह ध्वनि की होगी बच्चे, जिसके बाद हम अयोगवाह ध्वनि कंप्लीट करने के बाद वर्णमाला में पूछे गए सभी एग्जाम्स, अलग अलग आयोगों के एग्जाम्स में पूछे गए सारे क्वेश्चन करेंगे और आपसे ही करवाऊंगा मैं सारे क्वेश्चन सोल्व। ठीक है बच्चे? तो ये वर्णमाला की आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है बच्चे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रही हो तो बच्चे पॉजिटिव कमेंट जरूर छोड़ें। आपका कमेंट हमारे लिए जो है प्राइसलेस है। और बच्चे आप जैसे और बच्चे देखें तो वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने ग्रुप से, अपने दोस्तों से, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे जो है वीरेंद्रा क्लासेस चैनल सब्सक्राइब करें और हमारा जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें बच्चे। क्योंकि अब जो इसके बाद जो क्वेश्चन सीरीज चलेंगी, जो आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, वो सारी पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाली है? वीरेंद्राज क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है। उस टेलीग्राम चैनल का भी लोगो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपका यूट्यूब चैनल का है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आज मैं यहीं खत्म करता हूं। कल फिर अयोगवाह ध्वनियों के साथ हम मिलेंगे, एक नया कंसेप्ट अयोगवाह ध्वनि। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।